हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएड सेकेंड ईयर का पेपर नंबर 11 जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी लिंग विद्यालय और समाज करेंगे, जिसकी क्या है हमने अपनी फर्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रखी है। फर्स्ट यूनिट के अंदर स्टूडेंट लेक्चर नंबर है आज हमारा 7। तो लेक्चर नंबर 7 शुरू करने से पहले स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि लेक्चर नंबर 6 के अंदर हमने क्या किया। लेक्चर नंबर 6 के अंदर हमने किया कि भारत में लिंग समानता में संवैधानिक प्रतिबद्धता का वर्णन, जिसमें क्या है हमने बात की कि लिंग समानता लाने के लिए स्वतंत्रता से पहले किन महान अनुभूतियों, महान हस्तियों का योगदान रहा, और बाद में लिंग समानता लाने के लिए संविधान की धारा अलग अलग में क्या क्या कानून पास किए गए, हमने इनका क्या है अलग अलग वर्णन किया। तो आज लेक्चर नंबर 7 के अंदर स्टूडेंट हम करने जा रहे हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 की। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 थी, उसके मुख्य नजर रखते हुए लिंग समानता लाने के लिए किन किन जातियों को लेकर जातियों को मुख्य नजर रखते हुए किन किन प्रयासों का प्रावधान किया गया, और नारी शिक्षा पर लिंग समानता लाने के लिए जो नारी शिक्षा है, अनुसूचित जातियां हैं, अनुसूचित जनजातियां हैं, विकलांगों के लिए शिक्षा होगी, जो पिछड़ा वर्ग है उनके लिए शिक्षा प्रदान करने के लिए, लिंग असमानता को दूर करने के लिए, लिंग समानता लाने के लिए क्या क्या प्रयास किए गए अलग अलग जातियों को मुख्य नजर रखते हुए। तो पहले स्टूडेंट मैं आपको इसकी इंट्रोडक्शन देती हूँ, परिचय बताती हूँ, फिर हम करेंगे अलग अलग जातियों की बात। पहले है परिचय स्टूडेंट की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 है स्टूडेंट, उसमें क्या है वो नई शिक्षा नीति के नाम से भी जानी जाती है, क्योंकि ये आधुनिक युग में एक शिक्षा से रिगार्डिंग एक महान खजाना है, जब हमारे फायदे से संबंधित शिक्षा से रिगार्डिंग एक महान क्या है कार्य है। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उनको क्या है एक नई शिक्षा नीति के नाम से भी जाना जाता है। आधुनिक समाज के लिए यह एक खजाना है। तो जो नई शिक्षा नीति की व्यवस्था की गई, उसके अंदर स्टूडेंट की कोई भी चाहे धर्म है, चाहे जाति है, चाहे संप्रदाय है, चाहे कोई भी भाषा से संबंधित लोग हैं, उनको ये इनके भेदभाव को खत्म करके हर धर्म वर्ग जाति आदि को मुख्य नजर रखते हुए क्या है स्टूडेंट इनको आगे लेके आने का हर संभव प्रयास किया गया। यहाँ तक नारी दुर्दशा की बात थी कि जो हमारे देश के अंदर नारी की स्थिति है वो शोचनीय है, वह अपने अधिकारों से वंचित है, उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। तो जो नारी शिक्षा थी उनको भी क्या है आगे लेकर आया गया। हर संभव प्रयास किए गए कि नारी की जो दशा शोचनीय है उनके सुधारने के लिए हर संभव प्रयास किया गया, और इस व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में जितनी भी समस्याएं थी उन समस्याओं का समाधान किया गया, और हर लोगों को आगे लेके आने के लिए जागरूक किया गया और प्रोत्साहित किया गया। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट की किन नीतियों के द्वारा किन राष्ट्रीय नीति पर बल दिया गया और वो नीतियां कौन कौन सी थी। तो इसके अंदर स्टूडेंट मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको एक्सप्लेन करूंगी। इसके अंदर फर्स्ट है नारी शिक्षा। फर्स्ट पॉइंट है नारी शिक्षा कि जो नारी शिक्षा है स्टूडेंट, जो वुमेन एजुकेशन है, तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 बनी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, तो उसके अंदर जो नारी शिक्षा थी वो उसके अंदर कैसे सुधार किया गया, हम इसके ऊपर बात करेंगे स्टूडेंट। अब कि 20वीं सदी के प्रारंभ तक भारत में नारी शिक्षा लगभग प्रत्येक व्यक्ति व संप्रदाय का दृष्टिकोण बहुत ही संकुचित था। जब 20वीं शताब्दी की बात करते हैं उसके अंदर प्रत्येक व्यक्ति और नारी से संबंधित हर जो व्यक्ति का दृष्टिकोण था वो संकुचित था। यहाँ तक कि जो ब्राह्मण समाज हुआ उसने भी नारी के हक के लिए बहुत प्रयास किए कि नारी की जो दुर्दशा है उसको कैसे दूर किया जाए। शिक्षा से संबंधित उन्हें हर प्रयास, हर जो अधिकार है वो कैसे दिया जाए, लेकिन वो क्या है सफल नहीं हुआ, वो असफल रहा। फिर क्या है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार स्टूडेंट जो नारी शिक्षा थी उसको क्या है नारी को
पढ़ाने के लिए जागरूक किया गया, क्योंकि जो हमारा कृषि प्रधान देश है उसमें क्या होता है कि अगर हमारे घर लड़का है तो ही हमारा घर चल सकता है। लड़की को मेन अहमियत नहीं दी जाती थी, लड़की को क्या है बगाना धन समझा जाता था कि ना तो ये घर जहाँ पैदा हुई है वो क्या है इसका नहीं है, वो दूसरे घर चली जाएगी, तो नारी को क्यों शिक्षित किया जाए, क्योंकि उसने हमारे पास रहना नहीं है। लेकिन हर संभव प्रयास किया गया नारी की जो शोचनीय दशा थी उसको दूर करने के लिए, शिक्षा से रिगार्डिंग उन्हें क्या है हर संभव प्रयास दिए गए जितना हो सके कि वो अपने अधिकारों से जागरूक हो, उनका यूज करे और शिक्षा के क्षेत्र के अंदर अपने आप को आगे लेके आने के लिए हर संभव प्रयास करे। तो क्या है गवर्नमेंट ने जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 बनी, इस नीति पर बल दिया गया कि नारी को भी शिक्षा लेने का हक है और अपना हर अधिकार को यूज करने का हक है। जो इससे क्या है इसके अंदर जो सामाजिक बुराइयां थी उनको तोड़कर एक ऐसी व्यवस्था की गई जो प्रत्येक भारतीय के लिए आसान हो गया कि संपूर्ण विकास के लिए शिक्षा ग्रहण कर सके। महिलाओं में शिक्षा के प्रति जागरूकता लाई गई और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सका महिलाओं को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित किया गया और साक्षरता का प्रचार करने के लिए उन्हें प्राथमिक शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया गया। इसके लिए शिक्षा नीति ने उन महिलाओं जो उच्च शिक्षा प्राप्त करती हैं अधिक से अधिक अधिकार देने की सिफारिश की गई कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी उन्होंने हर संभव प्रयास किए गए कि नारी को प्रारंभिक शिक्षा, मध्य शिक्षा और उच्च शिक्षा कैसे देनी है और हर संभव प्रयास किया जो क्या है अपने अधिकार को ले सके, अपने अधिकारों का हर क्षेत्र के अंदर से यूज कर सके। वो यहाँ तक भी प्रयास किए गए अगर वो अपने माँ बाप के घर पैदा हुए तो लड़के के माँ बाप की संपत्ति के अंदर अकेले लड़के का हक नहीं है, लड़की का भी हक है। तो इस प्रकार उसे क्या है हर अधिकारों के प्रति उन्हें जागरूक किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने ये हर संभव प्रयास किया। अगला पॉइंट है स्टूडेंट जिसके अंदर हम क्या है अलग अलग पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे कि अनुसूचित जातियों की शिक्षा। अनुसूचित जातियों की शिक्षा। अब क्या है स्टूडेंट कि हम अलग अलग पॉइंटों के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। जैसे नारी शिक्षा ने जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनी थी 1986 की, नारी शिक्षा के लिए उन्होंने क्या क्या प्रावधान किए। फिर हम बात कर रहे हैं अनुसूचित जातियों की शिक्षा। जो अनुसूचित जातियां हैं, जो अनुसूचित जातियों के बालक हैं, उनके लिए क्या क्या शिक्षा से संबंधित क्या क्या प्रावधान किए गए, क्या क्या उन्हें फैसिलिटी दी गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार। हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे पॉइंट टू पॉइंट। हर पॉइंट को हम उसके सब पॉइंट के द्वारा एक्सप्लेन करेंगे स्टूडेंट। कि मेरा फर्स्ट पॉइंट है इसके अंदर स्टूडेंट कि विभिन्न व्यवसायों में लगे परिवारों के बच्चों को प्री मैट्रिक तक शिक्षा लेने का अधिकार दिया जाए और उसके बाद जो उपयोगी कार्यक्रम शुरू करने की व्यवस्था की जाए। मेरा फर्स्ट पॉइंट स्टूडेंट क्लियर हुआ कि जो अनुसूचित जातियों के बालक हैं उन्हें प्री मैट्रिक तक शिक्षा लेने का हक दिया जाए और उसके बाद जो उसकी एजुकेशन है उसके हिसाब से हर कार्यक्रम को शुरू करने का उन्हें हक दिया जाए। सेकंड पॉइंट है स्टूडेंट इसके अंदर कि अनुसूचित जाति से संबंधित व्यक्तियों को अध्यापन कार्य में शामिल किया जाए। कि अनुसूचित जातियों से संबंधित बालकों को अध्यापन कार्य के अंदर क्या है शामिल किया जाए। थर्ड पॉइंट है स्टूडेंट कि जो परिवार 14 वर्ष तक बालकों को यदि विद्यालय भेजा जाता है तो उसे प्रोत्साहित किया जाए। उसे ये ना समझा जाए कि ये बालक 14 वर्ष का हो गया है, अब हम इसे कैसे दाखिला दें, कैसे इसका एडमिशन करवाएं। तो उसके जितना हो सके संभव प्रयास हो सके तो उसके लिए भी क्या है स्टूडेंट उन्हें आगे लेके आने के लिए, उन्हें शिक्षा देने के लिए, उन्हें हर जगह पर जागरूक करने के लिए हर संभव प्रयास उनके लिए किए जाने चाहिए। अगला पॉइंट है स्टूडेंट फोर्थ कि अनुसूचित जातियों के बच्चों को नामांकन, पढ़ाई जारी करने और पूर्ण शिक्षा प्राप्ति के आवश्यक वस्तुओं की सफल व्यवस्था करना। कि जो अनुसूचित जातियों के बालक हैं उनका नामांकन दर्ज करवाने के लिए, पढ़ाई की व्यवस्था करवाने के लिए और क्या है पूर्ण शिक्षा प्राप्ति के लिए आवश्यक वस्तुओं की सफल व्यवस्था करना। कि उनके पास क्या है
अपनी इनकम की इतनी व्यवस्था नहीं होती, जो आर्थिक व्यवस्था उनकी डाउन होती है, तो स्कूल की तरफ से वो हर फैसिलिटी दी जाए। ड्रेस की, अगर वो एक गांव से दूसरे गांव आ रहे हैं, उन्हें साइकिल की छात्रवृत्तियां और बहुत सारी दी जाएं, तो जो फ्री पुस्तकें दी जाएं, तो इस प्रकार हर व्यवस्था स्कूल के अंदर अनुसूचित जातियों के बालकों के लिए होनी चाहिए। अगला पॉइंट है स्टूडेंट की शिक्षा प्रक्रिया में अनुसूचित जातियों के प्रभाव में वृद्धि करने के लिए साधनों का निरंतर अनुसंधान किया जाए। जो अनुसूचित जातियों के बालक हैं, उनकी वृद्धि के लिए हर साधन का, हर फैसिलिटी का, हर विकल्प की उन्हें क्या है व्यवस्था करनी चाहिए। तो ये स्टूडेंट हमारे पॉइंट क्लियर हुए अनुसूचित जातियों के बालकों के लिए कि उन्हें किस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए। शिक्षा के अंदर उनसे संबंधित क्या है, गवर्नमेंट को और स्कूल को क्या क्या फैसिलिटी उन्हें प्रोवाइड करवानी चाहिए। अगला पॉइंट है स्टूडेंट मेरा कि अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा। अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा। अब जो अनुसूचित जातियों के अंदर जो बालक आते हैं, जो कैटेगरीज आती हैं, उनके रिगार्डिंग क्या शिक्षा देनी चाहिए उन्हें। अब हम ये बात करेंगे स्टूडेंट कि अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा पहले हमने की अनुसूचित जातियों की शिक्षा। अब बात करेंगे हम स्टूडेंट की अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा। जो अनुसूचित जनजातियों के बच्चों के लिए किस प्रकार की शिक्षा होनी चाहिए, उनसे रिगार्डिंग जो निम्नलिखित उपाय किए गए उनके ऊपर भी हम स्टूडेंट क्या है वन बाय वन डिस्कशन करेंगे। तो इसके अंदर स्टूडेंट मेरा फर्स्ट पॉइंट है कि जनजातीय क्षेत्रों में विद्यालय खोलने की प्राथमिकता देना। जो जनजातीय क्षेत्र हैं, ऐसे क्षेत्र हैं जो पिछड़े हुए हैं, जहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं है, वहां पे भी क्या है विद्यालय खोलने की प्राथमिकता देना। सेकंड पॉइंट है स्टूडेंट की अनुसूचित जातियों की दर्ज पर अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के अध्यापन कार्य करने के लिए चुनना। जो अनुसूचित जातियां हैं, अनुसूचित जनजातियों के जो बालक हैं, उनके आधार पर कार्य अध्यापन करने का क्या है हर संभव प्रयास करना, हर प्रेरणा देना उन्हें करने के लिए, कार्य करने के लिए। थर्ड पॉइंट है स्टूडेंट इसके अंदर कि बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा के लिए विशेष निर्देशन सामग्री के विकास करने का प्रावधान करना। कि जो जहां से बच्चा बेशक वो 5 वर्ष से स्कूल जा रहा है, बेशक वो 4 वर्ष से स्कूल जा रहा है, जो प्रारंभिक शिक्षा ले रहा है बच्चा, उसके लिए हर संभव प्रयास करना उन्हें देने के लिए। जो स्टार्टिंग से जो फैसिलिटी जितनी हो सके स्कूल की तरफ से और क्या है गवर्नमेंट की तरफ से जितना हो सके उन्हें स्कूल से संबंधित हर फैसिलिटी, हर जो शिक्षण सामग्री है उन्हें उपलब्ध करवाई जाए। फोर्थ पॉइंट है स्टूडेंट इसके अंदर कि अनुसूचित जनजाति के बच्चों को दूसरे बच्चों के साथ राष्ट्रीय मुख्यधारा से जोड़ने के लिए विशेष सुविधाएं। कि अनुसूचित जनजाति के जो बच्चे हैं, राष्ट्रीय जो धाराएं हैं उनसे जोड़ने के लिए हर संभव प्रयास किए जाए। वो कौन सी राष्ट्रीय धाराएं हैं, जैसे क्या है उपचार कोर्स हो गया, पाठशालाएं होगी, कि एक जगह से दूसरे जगह पर जाने के लिए, उन्हें रोजगार कमाने के लिए उन्हें हर क्या है संभव प्रयास दिए जाने चाहिए। ये ना हो कि अनुसूचित जनजाति का बच्चा है, अनुसूचित जनजाति का जाति का बच्चा है तो क्या है जो वो पिछड़े वर्ग के अंदर ही रह जाए, उन्हें आगे लाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। अगला पॉइंट है स्टूडेंट कि जनजातियों लोगों की उन सांस्कृतिक पहचान के उद्देश्य में शिक्षा के सभी सत्रों को क्या है पाठ्यक्रम के निर्माण करने की स्वीकृति। जो अनुसूचित जनजातियों की कल्चर है, उनकी अलग पहचान है, उनकी लैंग्वेज है, वो क्या है पाठ्यक्रम के अंदर शामिल होनी चाहिए। उन्हें अपने कल्चर से, उन्हें अपनी मातृभाषा से क्या है अवगत करवाया जाना चाहिए। ये नहीं कि उनकी मातृभाषा में उनकी कल्चर को पीछे रखकर किसी और भाषा के अंदर और पाठ्यक्रम के अंदर और चीजें शामिल करके क्या है उन्हें अपने कल्चर, उन्हें अपनी मातृभाषा से पीछे रखा जाए। ये चीजें नहीं होनी चाहिए। उनका जो कल्चर है, उनकी जो भाषा है, उसमें वो पाठ्यक्रम के अंदर शामिल करना चाहिए। ये पॉइंट हमारा स्टूडेंट क्लियर हुआ कि अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा। अब हम बात करते हैं कि विकलांगों के लिए शिक्षा। विकलांग मीन्स जो हैंडीकैप्ट है शारीरिक रूप से किसी न किसी क्या है
रोग से ग्रस्त हैं विकलांगों के लिए शिक्षा। विकलांगों के लिए शिक्षा कैसे स्टूडेंट, हम बात करते हैं कि विकलांगों के लिए शिक्षा जो फिजिकल तौर पर हैंडीकैप्ड है, चाहे दृष्टिहीन है, चाहे कम सुनाई देता है, जो ओवरऑल क्या है शारीरिक डेवलपमेंट होती है वो कहीं ना कहीं इस विकास से अधूरे रह गए हैं, तो उनके लिए क्या किस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए, गवर्नमेंट को किन फैसिलिटीज को प्रोवाइड करवाना चाहिए, हम इसके ऊपर क्या है डिस्कशन करेंगे पॉइंट टू पॉइंट कि विकलांग विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक प्रयासों को प्रोत्साहित करने की संबंध में व्यवस्था, जो क्या है उन्हें रहने सहने का ढंग, शौचालय, बाहर जाने के लिए क्या है अलग से अलग सफाई से संबंधित हर क्या है प्रयास करना चाहिए विकलांगों के लिए, जो क्या है हैंडीकैप्ड है या कोई उनके पोलियो से कोई ग्रस्त है, चाहे दृष्टिहीन बालक है, चाहे कोई भी है क्या है फिजिकल तौर पे उन्हें कोई ना कोई प्रॉब्लम है, तो उनके लिए शैक्षिक प्रयासों का समाधान किया जाना चाहिए। सेकंड पॉइंट है स्टूडेंट कि जिला स्तर पर ऐसे बच्चों के लिए विशेष विद्यालयों की सुविधाएं होनी चाहिए। ये नहीं है कि अगर बच्चे को कम सुनाई देता है, बच्चे को कम दिखाई देता है, या बच्चा हैंडीकैप्ड है, या कोई और प्रॉब्लम है, कि वो जो सामान्य एवरेज बालक है उनके साथ बैठकर पढ़े, तो इन बालकों के लिए गूंगा बहरा कुछ भी हो सकता है स्टूडेंट, तो इनके लिए विशेष विद्यालय होने चाहिए दूसरों बच्चों के अकॉर्डिंग, दूसरे बच्चों के क्या है उन्हें बराबर रखकर ही नहीं पढ़ाया जाना चाहिए, बल्कि इनके लिए विशेष प्रावधान किए जाने चाहिए शिक्षा से संबंधित। थर्ड पॉइंट है कि विद्यालयों में निःशुल्क छात्रावास की सुविधा क्या है मुहैया करवाना, कि उन्हें फीस के साथ शिक्षा नहीं देनी चाहिए, फीस से अलग क्या है जो छात्रवृत्ति मुहैया उपलब्ध करवानी चाहिए, फ्री एजुकेशन देनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट है स्टूडेंट की विशेष विकलांग के लिए पढ़ने की व्यवस्था दूसरों के साथ करना, विशेष जो विकलांग बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था दूसरे बच्चों के साथ करना, कि बच्चा हीन भावना का क्या है शिकार ना हो, दूसरों के साथ बच्चा क्या है घुले मिले अपना मित्र मंडली के अंदर इन्वॉल्व करे, उन्हें सुख दुख का वो उन्हें मित्र बनाए। ये नहीं है कि जो विकलांग है उनके अंदर हीनता पैदा की जाए कि वो क्या है दूसरे बच्चों के साथ पढ़ नहीं सकता। इस प्रकार जो स्टडी का मेन टारगेट है वो क्या है दूसरे बच्चों के साथ भी उपलब्ध करवाया जाना चाहिए, मुहैया करवाया जाना चाहिए। अगला पॉइंट है स्टूडेंट की विकलांगों के लिए व्यवसायिक प्रशिक्षण देने के लिए उचित प्रावधान किए जाने चाहिए। जो क्या है विकलांग है, विकलांगों के लिए जो रोजी रोटी के साधन उनको नौकरी देने के लिए अलग क्या है शिक्षा से संबंधित प्रावधान किए जाने चाहिए। अब हमारा ये पॉइंट क्लियर हुआ स्टूडेंट कि विकलांगों के लिए शिक्षा। अब हम फिफ्थ पॉइंट क्लियर करने जा रहे हैं अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा। यहाँ पे लिख देती हूँ स्टूडेंट में कि अल्पसंख्यकों के शिक्षा। कि अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा, अल्पसंख्यक वर्ग के अंदर जो बालक आती है स्टूडेंट, हम उसके ऊपर क्या है डिस्कशन कर रहे हैं कि पिछड़े हुए, जिसे हम पिछड़े हुए जहाँ वंचित हैं किसी ना किसी चीज से, उन बालकों के ऊपर हम क्या डिस्कशन करेंगे पॉइंट टू पॉइंट कि उनके लिए किस प्रकार की शिक्षा प्रमादान हमें किए जाने चाहिए, किस प्रकार की शिक्षा का हमें देने के लिए प्रयास किया जाना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट इसके लिए अल्पसंख्यकों के जो बच्चे हैं कि ऐसे लोगों की शिक्षा के लिए समानता तथा सामाजिक न्याय के हितों की रक्षा का प्रावधान, कि उन्हें न्याय मिले हर क्षेत्र के अंदर जाकर, सामाजिक न्याय के हितों की रक्षा करना, कि सामाजिक हित हैं जो उनके अधिकार हैं, जो उनके हर क्षेत्र के अंदर नौकरी करने का अधिकार है, हर क्षेत्र के अंदर काम करने का अधिकार है, उन्हें क्या है पीछे ना धकेला जाए किसी भी चीज से कि ये पिछड़े बालक हैं अल्पसंख्यकों के अंदर आते हैं। तो इस प्रकार जितना हो सके उनके हितों के देने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। सेकंड पॉइंट है स्टूडेंट कि ऐसे विद्यालयों की स्थापना जहां भाषा और उनकी संस्कृति को सुरक्षित रखा जाए।
गवर्नमेंट को ऐसे विद्यालयों की भी क्या है स्थापना की जानी चाहिए जो उनकी संस्कृति और उनकी भाषा को क्या है सुरक्षित रख सके। थर्ड पॉइंट है स्टूडेंट इसके अंदर मेरा कि राष्ट्र के प्रति जागरूकता तथा राष्ट्रीय शिक्षा अनिवार्य अंग क्या है कि राष्ट्रीय के लिए शिक्षा और राष्ट्रीय कोर पाठ्यक्रम को इनकी शिक्षा का अनिवार्य अंग बनाना। क्या है जो शिक्षा का उद्देश्य है मेन, एक तो राष्ट्रीय शिक्षा होना चाहिए, बाकी क्या है कोर पाठ्यक्रम के अंदर इनकी जो क्या है शिक्षा को अनिवार्य अंग बनाना कि जो इनकी शिक्षा है वो पिछड़ी ना रह जाए, ये राष्ट्र के साथ अपना क्या है संबंध ही ना बना पाए। तो हर राष्ट्रीय अटैचमेंट होनी चाहिए, संस्कृति मातृभाषा जो इनके हित हैं इनके न्याय की बात भी कोर पाठ्यक्रम के अंदर जरूर करनी चाहिए। तो सिक्स्थ पॉइंट हम स्टूडेंट क्लियर करने जा रहे हैं कि शिक्षण दृष्टि से पिछड़े हुए अन्य वर्ग और क्षेत्र की शिक्षा। शिक्षण दृष्टि से पिछड़े और वर्ग की शिक्षा। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट की शिक्षण दृष्टि से पिछड़े हुए वर्ग की शिक्षा। जब आप लिख सकते हो कि वर्ग और क्षेत्र की शिक्षा, यहाँ पे जैसे मैं पॉइंट पूरा ही क्लियर कर देती हूँ कि वर्ग और क्षेत्र, आप कोमा लगा के भी लिख सकते हो कि शिक्षा। अब हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट की जो वर्ग और क्षेत्र की शिक्षा कैसे, जो पिछड़े हुए बालक हैं, तो इसके ऊपर भी हम क्या है वन बाय वन डिस्कशन करते हैं कि पिछड़े समाज में सभी वर्गों विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में प्राप्त प्रेरणादायक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए। हर कार्यक्रम का आयोजन किया जाना चाहिए जो पिछड़े वर्ग के बच्चे हैं उनके लिए, जो पिछड़े वर्ग का क्षेत्र है चाहे वो किसी भी धर्म से किसी जाति से बिलोंग करता है, तो हर शिक्षा से संबंधित उनके लिए क्या है प्रयास किए जाने चाहिए। अगला पॉइंट है स्टूडेंट की मरुस्थलीय पहाड़ी जिलों के दूर दराज और अगम्य क्षेत्रों में विद्यालय की स्थापना के लिए सामग्री मुहैया करवाई जानी चाहिए कि जो पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पे आने जाने की सुविधा नहीं है, लोग ऐसी जगह पर बैठे हैं यहाँ पे ना तो वो उस तरफ की है ना उस तरफ की है, कि ऐसी जगह पर भी क्या है विद्यालयों का विशेष प्रबंध किया जाना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से। थर्ड पॉइंट है स्टूडेंट की द्वीपों में भी संस्थाएं खोलने के लिए सरकार को पूर्ण व्यवस्था की जानी चाहिए। यहाँ द्वीपों पर क्या है संस्थाएं नहीं खुली हैं, विद्यालय नहीं खुले हैं, वहां पर भी क्या है स्कूल खोलने का हर सरकार को संभव प्रयास करना चाहिए। अगला पॉइंट है स्टूडेंट की द्वीपों में हो गया स्टूडेंट की समाज में पिछड़े व्यक्ति चाहे वो किसी भी वर्ग से संबंध रखते हों, उन्हें वजीफा, पाठ्य सामग्री, ड्रेस और जो आने जाने के लिए जो भी फैसिलिटीज हैं वो उन्हें क्या है मुहैया करवाई जानी चाहिए। अगला पॉइंट है स्टूडेंट मेरा इसके अंदर प्रौढ़ शिक्षा। अब प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित जो प्रौढ़ एज के बच्चे हैं या प्रौढ़ बालक आ जाते हैं, प्रौढ़ व्यक्ति आ जाते हैं, इसे हम बोल सकते हैं, उनके लिए किस प्रकार की फैसिलिटीज दी जानी चाहिए। जो प्रौढ़ शिक्षा आ जाते हैं, जो क्या है व्यक्तियों की एज के अंदर आ जाते हैं, उनके लिए क्या है दूरस्थ शिक्षा के कार्यक्रमों का आयोजन, जिसे हम डिस्टेंस एजुकेशन भी बोल सकते हैं। सेकंड पॉइंट है स्टूडेंट की ग्रामीण क्षेत्रों में व्यवधान रहित शिक्षा के केंद्र स्थापित करना। जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनके क्या है व्यवधान सहित शिक्षा की व्यवस्था करना है और डिस्टेंस एजुकेशन का प्रबंध करना। थर्ड पॉइंट है स्टूडेंट की प्रौढ़ शिक्षा द्वारा प्रत्येक प्रौढ़ को अपने देश की सांस्कृतिक धरोहर के महत्व को समझाना। जो उनकी संस्कृति है, जो उनका कल्चर है, उनसे संबंधित उन्हें समझाने के लिए क्या है हर जागरूक प्रयास करना।
अगला पॉइंट है स्टूडेंट की आवश्यक एवं रुचिपूर्ण व्यवसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना, जो उनके व्यवसाय से संबंधित है, जो उनकी रोजी रोटी से संबंधित है, उनके लिए क्या है, उनकी रुचि के हिसाब से हर शिक्षा का क्या है प्रबंध करना, आयोजन करना। अगला पॉइंट है विद्यार्थियों को बड़े समूहों और संगठनों का निर्माण करना, कि ऐसे समूहों का संगठन किया जाए जिसके अंदर वो क्या है समाज के दायरे, रूल रेगुलेशन, मित्र मंडली, सुख दुख, हर जो समाज के मुख रखकर जो भी कार्य करना है उनको क्या है ऐसे संगठनों का निर्माण किया जाना चाहिए, जिससे वो क्या है देश के अंदर अपने समाज के साथ जुड़ने के लिए, अपनी राष्ट्रीय संस्कृति के साथ जुड़ने के लिए हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए। जैसे विद्यार्थियों को बड़े समूह और संगठनों के अंदर क्या है जोड़ने का प्रयास करना, रेडियो, दूरदर्शन, वाचनालय और पुस्तकालयों के माध्यम से करोड़ों को शिक्षा देने का हर संभव प्रयास करना। तो ये स्टूडेंट हमारा पॉइंट 7 हमने क्लियर किए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986, जिसके अंदर हमने बात की कि लिंग की समानता के लिए लाने के लिए कौन कौन से प्रयास किए गए, वो कौन कौन से प्रयास थे। जैसे नारी शिक्षा पर बल दिया गया, अनुसूचित जातियों की शिक्षा, अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा, विकलांगों के लिए शिक्षा, अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा, शिक्षण दृष्टि से पिछड़े हुए वर्ग और क्षेत्र की शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, जिसके अंदर मैंने आपको अलग अलग पॉइंटों के द्वारा क्या है क्लियर करवाया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार लिंग समानता लेके आने के लिए किन किन क्या है प्रयासों के द्वारा हमारे समाज में लिंग असमानता को दूर करने का हर संभव प्रयास किया गया। तो थैंक्स स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे।